ला मार्टिनियर का नाम आपने सुना होगा। लगभग 170 साल पुराना ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, ब्रिटिश पीरियड का है। और ला मार्टिनियर स्कूल बॉयज़ और गर्ल्स, बॉयज़ की बिल्डिंग बहुत ही शानदार बिल्डिंग है। कहा यह जाता है कि ये फ्रेंच जो आर्किटेक्ट था उस तरह का बनाया गया है। और उस समय जब भी ये बनाया गया था कुल 3 बनाए गए थे ला मार्टिनियर स्कूल। एक तो लखनऊ में था, दूसरा कलकत्ता में और तीसरा फ्रांस में कहीं पर बनाया गया था। बहुत ओल्ड लिगेसी है और बहुत से इस समय हिंदुस्तान के तमाम विभिन्न क्षेत्रों में यहाँ के पास आउट लोग बहुत अच्छी जगह पर है। 7 मार्च 97 के दिन सुबह 6:30 बजे बैचलर्स हॉस्टल है ला मार्टिनियर कॉलेज के कैंपस में ही। बैचलर हॉस्टल में वहाँ का एक एसोसिएट प्रोफेसर जो असिस्टेंट वार्डन भी था और फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर भी था, फ्रेडरिक गोम्स, वो अपने हॉस्टल के उस कमरे में लेटा हुआ था। पीछे की तरफ जो दरवाज़ा था उसमें शीशा लगा हुआ था। किसी ने आके उस शीशे को तोड़ के उसके भीतर गोम्स को एम करके गोली चलाई। गोम्स ने आगे का दरवाज़ा खोल के भागने की कोशिश की। आगे 2 लोग और थे। फिर वो पीछे की तरफ भागा। भागने के बाद उसने दरवाजे पे चेयर भी लगाई, लेकिन फिर पीछे से जो शीशे का टूटा हुआ भाग था उसमें से उसके ऊपर कुल 18 गोलियां मारी गईं। 18 गोलियों में 8 गोलियां फ्रेडरिक गोम्स के शरीर में लगीं। पड़ोसी जो उनके थे, टीचर थे, वो बेचारे डर के मारे कुछ बोल नहीं पाए। गोम्स का जो रूटीन था वो बड़ा सेट था। लगभग 5:30 बजे उठता था वो। उस समय जो उसके स्पोर्ट्स के और जो स्टूडेंट्स थे वो मैदान में आ जाया करते थे। 5:30 बजे वो घूमने जाता था। उसके पास 2 एल्सीशियन कुत्ते थे। कुत्तों का और मोटरसाइकिलों का शौकीन था, बहुत ही स्ट्रिक्ट था और हॉस्टल का वार्डन भी था। सभी लोग पहुँचे। मैं सर्किल ऑफिसर था उस समय। शैलजाकांत मिश्रा साहब हमारे DIG थे, रजनीकांत मिश्रा साहब SSP थे। सभी लोग वहाँ पहुँचे। बहुत गंभीर घटना थी। पूरे शहर में कोहराम मच गया और जो एल्टन डिसूजा उसके प्रिंसिपल थे उनको बुलाया गया कि आखिर क्या बात हुई थी, उनकी जानकारी में क्या क्या है, इससे किसकी रंजिश थी। सबसे पहले जैसा पुलिस प्रॉपर्टी की रंजिश या आशनाई का जो एंगल होता है, सबसे पहले पुलिस उसी पे पहुंच जाती है। हमारे जो भी IO होते हैं, दरोगा जी होते हैं, प्रभारी निरीक्षक होते हैं, वो कहते हैं बस करिए साहब, ये बस यही होगा, इसके अलावा और कुछ नहीं होगा। तो उसकी दिशा में सबसे पहले ये जानकारी होनी थी। बहुत जानकारी करने के बाद उसके जितने स्टूडेंट्स थे, उनके जितने साथ के टीचर थे, इन सब से बातचीत की गई और ये पता लगा कि इसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी। किसी महिला से या किसी लड़की से चक्कर होना ये नहीं पाया गया। प्रॉपर्टी की बात थी। थोड़ी सी प्रॉपर्टी में आलमबाग में इनकी मदर का कुछ शेयर था, लेकिन वो अनडिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी थी, उसमें कोई डिस्प्यूट कभी नहीं हुआ। ये 2 चीज़ें रूल आउट हो गई। उसके बाद इस बीच में इतना इसका गोम्स के मर्डर का, क्योंकि ऐसा कहा जाता है उस कैंपस में 1857 में जब गदर हुआ था और रेजिडेंसी को घेरा गया था, रेजिडेंसी को जब घेरा गया था, उस समय ब्रिटिश हुकूमत ने ला मार्टिनियर के स्टूडेंट्स को कॉल दी थी कि आप लोग यहाँ पर आ जाएं, यहाँ उनकी मरीजों की मदद, जिनको चोट लग गई है उनकी मदद, उनके खाने में हेल्प करें, क्योंकि बहुत लंबा करीबन 1 महीने तक रेजिडेंसी को घेरा गया था। जो भी आसपास के जो स्वतंत्रता संग्राम में सम्मिलित हुए थे, जो भी राजा या जो भी लोग जो पब्लिक के, उन सब लोगों ने उसको घेर के रखा था। और उन 69 बच्चों में काफ़ी जख्मी हुए थे बच्चे और कुछ का देहांत भी हुआ था। उसके बाद से ला मार्टिनियर कैंपस में या ला मार्टिनियर के लड़कों के साथ इस तरह की कोई वायलेंस की कोई वारदात नहीं हुई थी। मुझे ध्यान है उस समय चंदन मित्रा साहब पायनियर में थे और उन्होंने पूरे पेज की एक स्टोरी लिखी थी ला मार्टिनियर स्कूल पे,
जिसमें गोम्स की इस हत्या का भी जिक्र किया गया था, बिगड़ती कानून व्यवस्था का भी जिक्र किया गया था। एक दिन और इसी तरह से मुजफ्फर अली साहब ने एक पेज का पूरा अपने मेमोयर लिखा था वहाँ के बारे में, और ये लिखा था कि वहाँ के पास आउट लोग कहाँ कहाँ हैं और ऐसा क्यों हो रहा है इस कैंपस के भीतर। और गहराई में जाने पे ये पता लगा कि फरवरी में कोई सूचना मिली थी इसको, गोम्स को, कि हॉस्टल में किसी लड़के के पास पिस्टल है। जैसा मैंने पहले कहा, बहुत स्ट्रिक्ट था और उसका बड़ा भय था पूरे कैंपस में। उसने सारे दरवाजे बंद करा के और चेक कराना शुरू किया। रूम्स में चेक करते करते एक लड़के के कमरे में एक एयर पिस्टल मिली, जिसको .22 की पिस्टल में कन्वर्ट करा लिया गया था। और जिस लड़के के पास मिली, उसने ये बताया कि 2 महीने पहले उसने स्थानीय रूप से किसी से इसको .22 की पिस्टल में कन्वर्ट कराया था। इस कन्वर्जन के बाद वो करीब 10 लड़कों के पास गई, 10 बच्चों के पास गई होगी। उन सब के नाम आ गए। उनको सबको बुला के हज़रतगंज कोतवाली में इंट्रोगेट किया गया। इसके लिए अलग अलग टीमें भी बनी, लेकिन उससे कोई बात निकली नहीं। बात सिर्फ इतनी निकली कि गोम्स ने ये पूरी सूचना और पिस्टल अपने प्रिंसिपल अल्टन डिसूज़ा को बता दी। उन्होंने उनके पेरेंट्स को बुलाया, पेरेंट्स को बताया कि देखिए साहब, आपके बच्चे ये कर रहे हैं और अब हम इनको इंस्टीट्यूशन के बाहर कर रहे हैं। क्योंकि इतने दिन पढ़ा है इन्होंने, तो ये सिर्फ एग्ज़ाम देने के लिए यहाँ पर आएंगे, लेकिन अब ये हॉस्टल में नहीं रहेंगे और हमारी क्लासेस नहीं करेंगे। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि सब फिर पेरेंट्स इकट्ठा हुए और जोर दबाव डाला। अल्टन डिसूज़ा ने फिर उनको कंटिन्यू करा दिया। बार बार समाचार पत्रों में भी और तमाम ढेर सारे NGOs ने, गोम्स की टीचर्स ने, ओब्रायन करके एक MLC थे जो नॉमिनेटेड MLC होते हैं ईसाइयों की ईसाई समुदाय से, तो उन्होंने भी काफ़ी बड़ा एक प्रोटेस्ट वहाँ पर ऑर्गेनाइज़ किया। और वो बार बार यही कहते थे कि साहब, प्रिंसिपल थोड़ा सख्त होता है, प्रिंसिपल ने ध्यान दिया होता है तो हमारे एक टीचर की जान बच जाती। अगर उस समय कोई कड़ा डिसीज़न हुआ होता तो इसकी जान बच जाती। रजनीकांत मिश्रा साहब SSP थे, हर दिन उसको रिव्यू करते थे। हम लोग बहुत परेशान थे कि आखिर ये ऐसा हुआ क्यों। धीरे धीरे पता करते पता ये किया गया कि उसमें एक लड़का था जो बड़े घर का था, जिसकी माताजी, सोनामधन्य माताजी, एक बहुत बड़े परिवार से संबंधित थी। और वो अपनी किसी गर्लफ्रेंड के साथ कैंपस में ही किसी गाड़ी में था। उधर से मोटरसाइकिल से गोम्स आ रहा था। गोम्स की निगाह उस पर पड़ी होगी। उसने उतर के उसे कहा कि भाई, कैंपस में ये ऐसा सब जो तुम कर रहे हो ये ठीक नहीं है। कुछ कहा सुनी हुई और गोम्स ने उसको 2 थप्पड़ उसकी गर्लफ्रेंड के सामने ही मार दिया था। फिर धीरे धीरे इसके मुलजिम पकड़े गए, किन लोगों ने मरवाया ये पता लग गया। मैंने आपको बताया कि वही लोग निकले जो कैंपस में, लखनऊ विश्वविद्यालय के कैंपस में, जिन्होंने बड़ा नाम कमाया था। और ये लड़का राजा भार्गव, जिसके साथ ये घटना हुई थी, जिसने उन लोगों से कह के और भाड़े के हत्यारों से ये घटना करा दी। बहुत सनसनी मची थी और इस घटना को खोलने में बहुत समय लग गया था। 8-9 टीमें लगाई गई थी, क्योंकि उसमें 30 की पिस्टल 786 और 30 की पिस्टल इस्तेमाल की गई थी, जो उस समय के लिए थोड़ी सी नई बात थी। और इस तरह शहर के भीतर इस तरह की घटना पहले बहुत कम सुनी गई थी कि इस तरह से सनसनीखेज हत्या की गई हो। इतने बड़े इंस्टीट्यूशंस में, नामी इंस्टीट्यूशन के कैंपस के भीतर किसी टीचर को मार दिया गया हो। यहाँ ये बताना ज़रूरी है कि यही वो समय है जिस समय श्री प्रकाश शुक्ला भी अपने उसके भी कारनामे धीरे धीरे करके समझ में आ रहे थे। तो हालांकि उसका नाम यहाँ खुला नहीं था। उसने वहाँ सत्येंद्र सिंह की हत्या की 22 फरवरी 96 को। फिर 4 मई को उसने एक रमाशंकर श्रीवास्तव की। ये हत्याएँ गोरखपुर में हुई। उसके बाद इसने चंद्रलोक लॉज है गोरखपुर में, वहाँ पे 24 अक्टूबर 96 को वीरेंद्र प्रताप शाही के ऊपर दिन में हमला हुआ। AK-47 से हमला हुआ। वीरेंद्र प्रताप शाही का गनर मारा गया। सैकड़ों गोलियां उनके गाड़ी में लगी
लेकिन वो किसी तरह से बच गए, बहुत दिनों तक अस्पताल में रहे। तब ये धीरे धीरे लखनऊ में पता लगने लगा कि पूर्व में कोई श्री प्रकाश शुक्ला नाम का भी, हालांकि उस समय ये नाम श्री प्रकाश शुक्ला नहीं खुला था, उसको अशोक सिंह के नाम से लोग जानते थे कि उस नाम का कोई अपराधी है जिसने वीरेंद्र प्रताप शाही के ऊपर अटैक किया है। उसके बाद 24 सितंबर 96 को विवेक सिंह वहाँ के एक बड़े कॉन्ट्रैक्टर थे जिनका कैंट में मर्डर किया इसने। लेकिन लखनऊ में इसकी आमद हुई 13 जनवरी 1997 को। 13 जनवरी 1997 को 96-97 में लॉटरी का व्यवसाय बहुत फला फूला था पूरे प्रदेश में। लखनऊ में भी लॉटरी की बड़ी बड़ी मार्केट खुल गई थी। अमीनाबाद में तो एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग ही लॉटरी बाज़ार में कन्वर्ट हो गई थी। कलेक्ट्रेट के सामने, कचहरी के, हाई कोर्ट के सामने, जितनी भी बिजी मार्केट जहाँ जहाँ आदमी हो सकता है वहाँ पर जगह जगह लॉटरी के स्टॉल लगे हुए थे। लॉटरी एक कमाई का साधन था। जो हार जाता था वो पटरी पर होता था, सड़क पर हो जाता था, और जिसने पैसा बनाया वो आज की तारीख में भी अरबपति खरबपति हैं। चूँकि पैसा बहुत इन्वॉल्व था तो इसमें बहुत ही सनसनीखेज मर्डर हुआ लाटूश रोड में। जो लोग लखनऊ से परिचित हैं, लाटूश रोड बहुत ही व्यस्तम इलाका है, मेन पुराने शहर का मेन मार्केट है, अमीनाबाद से जो निकलता है। वहाँ पर उस समय के सबसे बड़े लॉटरी व्यवसायी विवेक श्रीवास्तव को शाम को, जब वो विवेक श्रीवास्तव का लॉटरी का एक वो बहुमंजिली इमारत थी जिसमें सारे लॉटरी के डीलर्स, लॉटरी से संबंधित सारा काम वहीं पर होता था, तो वो विवेक श्रीवास्तव उसका मालिक था। बाद में ये पता लगा, बहुत बाद में जब स्टेप बनी और पीछा शुरू किया गया, तो बाद में ये पता लगा कि श्री प्रकाश शुक्ला से एक स्थानीय और व्यवसायी जो शुक्ला का रिश्तेदार भी लगता था, उससे प्रतिद्वंदता चलती थी कि साहब हम कितने लोगों को हमारे कितना टिकट, किस स्टेट की लॉटरी का टिकट किसको दिया जाना है, ये विवेक श्रीवास्तव नहीं मानता था। लगभग पूरे लखनऊ में उसी के यहाँ से ये टिकट दिए जाते थे और शाम को उसका हिसाब किताब किया जाता था। जबकि वो चाहते थे, वो सज्जन चाहते थे कि ये हमको मिल जाए। उन्होंने अपने रिश्तेदार श्री प्रकाश शुक्ला से संपर्क किया। श्री प्रकाश उस समय लखनऊ में अपने पैर नहीं जमा पाया था। फैज़ाबाद में उसने हत्याएं की, वीरेंद्र प्रताप शाही पे उसने हत्या का अटेम्प्ट किया, रमाशंकर श्रीवास्तव को उसने वहाँ मारा गोरखपुर में 4-5 सनसनीखेज हत्याएं करने के बाद वो धीरे धीरे लखनऊ की तरफ कोशिश कर रहा था कि रहने की जगह मिल जाए, कुछ काम हो जाए। तो उससे पहला काम ये विवेक श्रीवास्तव का मिला, लॉटरी व्यवसायी को मारने का। और शाम के समय उसे मारी गई होंगी कम से कम 60-70 गोलियाँ। दहशत मच गई, ऐसा लगा कि जाने क्या हो गया। मैं हजरतगंज में ही था, सीओ हजरतगंज था, कसरबाग क्षेत्र में ये इलाका आता है। सभी लोग पहुँचे, हमारे एसपी सिटी पहुँचे, एसएसपी साहब पहुँचे। ये बात तो समझ में आ गई कि ये लॉटरी के व्यवसाय में, व्यावसायिक प्रतिद्वंदिता में इसकी हत्या हुई है, किसने हत्या की है। लेकिन धीरे धीरे बड़बोला था वो, उसने इधर उधर से लोगों को संपर्क करके ये कहलवाना शुरू किया कि साहब ये हमने मारा है, ये हमारी बात नहीं मानता था, ताकि और व्यापारियों में ये दहशत हो जाए। ये उसका पहला इंसिडेंट था वहाँ का। उसके बाद दूसरा इंसिडेंट था, वो बड़ा भयानक था। 31 मार्च 97 को इंदिरा नगर में बच्चों का एक स्कूल है और 31 मार्च को उसका रिज़ल्ट डे था। उस दिन करीब 250-300 बच्चे और लगभग इतने ही उनके पेरेंट वो रिपोर्ट कार्ड लेने के लिए आए हुए थे। थोड़ी देर में 3 व्यक्ति आए, एक महिला, एक छोटा बच्चा और वीरेंद्र प्रताप शाही। ये तीनों लोग उस स्कूल के बाईं तरफ से निकल के दाहिनी तरफ किसी मकान में पैदल ही जा रहे थे। अचानक पीछे से उसे गोली मारी गई। ये गोली श्री प्रकाश ने मारी, वो सिर के बल गिर गए। श्री प्रकाश, आनंद और सुधीर ने मिलकर पहले उसको सिर पे 10-12 गोलियां मारी इंश्योर करने के लिए कि ये बच न जाए, और चिल्लाते रहे कि जब तक मर नहीं जाएगा यहाँ से हटना नहीं है। फिर पैर से उसकी बॉडी को
उलट दिया ताकि फ्रंट उसका सामने आ जाए। फिर गोली सीने में मारी, फिर चिल्ला के कहा कि साले किधर है ये, इसका हार्ट किधर है, बाईं तरफ है कि दाहिनी तरफ है। ऐसा लगता है कन्फ्यूज़न हुआ, 5-5 गोलियां दोनों तरफ मार दी। फिर मैगज़ीन की गोलियां ख़त्म हो गई, वही मैगज़ीन चेंज किया। फिर बोला ये बहुत घूर के देखता था, उसकी दोनों आंखों में गोलियां मारी। फिर 4 कदम जाने के बाद फिर लौटे और झुक के उसका मुंह खोल के मुंह में एक मैगज़ीन पूरी उसकी उतार दी। आप सोच सकते हैं, आप कल्पना कर सकते हैं कितना जघन्य तरीके से, कितने विभत्स तरीके से वीरेंद्र शाही की हत्या दिन में 10:30-11 बजे शहर में, लखनऊ शहर में की गई। आराम से वहाँ से पैदल निकले और चले गए। ऐसी जघन्य हत्या। वीरेंद्र प्रताप शाही और हरिशंकर तिवारी की दुश्मनी बहुत मशहूर है और बताया ये जाता है कि इन्हीं दोनों लोगों की वजह से तत्कालीन मुख्यमंत्री वीर बहादुर सिंह जी उत्तर प्रदेश का गैंगस्टर गुंडा एक्ट ले आए थे। और उस समय जब इन दोनों की प्रद्वंद्वता चलती थी ठेकों को लेके और जातिगत आधार पे जो प्रद्वंद्वता चलती थी, उसकी वजह से वो क्राइम कैपिटल ऑफ इंडिया कहा जाने लगा था गोरखपुर। इतनी हत्याएं वहाँ होती थी। और ऐसे शख्स को, वीरेंद्र प्रताप शाही को, जिसके बारे में सामान्य रूप से जनता में ये कोई कल्पना नहीं कर सकता कि इसको कोई दूसरा आदमी मार देगा, ऐसा श्री प्रकाश ने अपने आप को स्थापित करने के लिए, ऐसा अपने आप को अंडरवर्ल्ड में स्थापित करने के लिए संभवतः ऐसा किया था। हालांकि बाद में जब STF बनी और हम लोगों ने उसका पीछा किया तो इसके पीछे के सारी चीज़ें पता लगी। लेकिन अभी ये विषय नहीं, अभी विषय ये है कि उस समय, जिस समय मैं CO हजरत में था, उस समय किस तरह के अपराध हुए थे। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जब पोस्टमार्टम हुआ तो पोस्टमार्टम में शाही जी की शरीर में हमें अगर सही बिल्कुल याद है तो 112 के आसपास एंट्री और एग्ज़िट वुंड्स थे। अब 100 गोलियों के आसपास मारी गई थी या 60 गोलियों के आसपास मारी गई थी, ये कहना तो मुश्किल है। इतने एंट्री और एग्ज़िट वुंड थे दिन में, इतने लोगों के। बताते ये हैं कि उस समय कुछ बच्चे तो इतने दिन तक शॉक में रहे क्योंकि उनके सामने कुछ बच्चे रिज़ल्ट कार्ड लेके निकल रहे थे, कुछ बच्चे रिज़ल्ट कार्ड लेने जा रहे थे अपने पर, कुछ पेरेंट्स उनके साथ थे। क्योंकि वो किंडरगार्टन टाइप का स्कूल था, बच्चे बहुत छोटे थे, पेरेंट्स भी उनके यंग थे। तो वो जिन लोगों ने अपनी आँख के सामने ये विभत्स घटना देखी होगी, उनके ऊपर क्या बीत रही होगी, इसकी कल्पना आप स्वयं कर सकते हैं। उसके बाद 13 मई 97 लखनऊ के सबसे मशहूर बिल्डर मूल राज अरोड़ा का लखनऊ के हजरतगंज में उसके ऑफिस से अपहरण हो गया। 4 लोग उसके ऑफिस में घुसे, AK-47 और पिस्टल से लैस थे। उसे नीचे ले गए, ये भी दिन की बात है, 11:30-12 बजे की। ले गए, नीचे अपनी गाड़ी में बिठाया और लेके वहाँ से चले गए। ये बहुत गंभीर घटना थी। आप अंदाज़ लगाएं कि उस समय पुलिस पे क्या बीत रही थी। एक तरफ वीरेंद्र शाही की इस तरह से हत्या की गई, विवेक श्रीवास्तव की इस तरह से हत्या की गई, और उसके बाद मूल राज अरोड़ा ने आशा अपार्टमेंट्स के नाम से आशा अपार्टमेंट 1, आशा अपार्टमेंट 2 और ये छोटी लाइन वाला जो लखनऊ का रेलवे स्टेशन है, इसका ठेका मूल राज अरोड़ा के पास ही था और उसी ने बनवाया था। उसको वहाँ से ले गए ये सीधे मोकामा। बाद में डील हुई और बड़ा हैवी रैंसम इसमें पे किया गया। मूल राज अरोड़ा के एक भाई रेलवेज़ में बहुत ही सीनियर अफसर थे, तो पटना में पोस्टेड थे, उन्हीं के माध्यम से ये रैंसम पे की गई। तब जाके कहीं मूल राज अरोड़ा जीवित लखनऊ अपने घर वापस आए। आज का सफ़र यहीं तक। इसके बाद मेरी पोस्टिंग कैसरबाग हो गई थी। मैं वहाँ 10/6/97 से 20/4/98 तक कैसरबाग में रहा और कैसरबाग से ही मैं STF में आ गया था। अगले अंक में कैसरबाग में उस समय जो बहुत ही गंभीर घटनाएं हुई थीं, कुछ श्री प्रकाश के द्वारा की गई थी और कुछ घटनाएं ऐसी थीं जो राजनीतिक रूप से ऐतिहासिक घटनाएं हैं, उनका जिक्र करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।